नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का राज। आज दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धों में से एक अपने 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ है ईरान। लेकिन यह सिर्फ 3 देशों का युद्ध नहीं है। ये युद्ध है टेक्नोलॉजी का, तेल का और आने वाले वैश्विक राजनीति का। आज हम आपको इस युद्ध के 3 बड़े सच बताएंगे। इस युद्ध में इस्तेमाल हो रहे खतरनाक हथियार, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर और भारत के लिए इसमें छिपा बड़ा संदेश। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे अंदर एक असीम ऊर्जा का संचार होता है और हम नए राष्ट्रवादी वीडियो, सामाजिक मुद्दों, राष्ट्रवादी मुद्दों पर लेकर के आते हैं आपके बीच में। तो इसलिए यही निवेदन आपसे बार बार है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जब भी पहला वीडियो अपलोड करते हैं, दूसरा अपलोड करते हैं, तीसरा अपलोड करते हैं, चाहे जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। इसीलिए मेरा निवेदन आप सभी से बार बार यही है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए शुरू करते हैं। तेहरान पर सबसे बड़ा हमला। युद्ध के 7वें दिन इजराइल की वायुसेना ने तेहरान में बहुत बड़ा हमला किया। बताया जा रहा है कि लगभग 50 फाइटर जेट और 100 से ज्यादा बम एक ऐसे अंडरग्राउंड बंकर पर गिराए गए जो ईरान की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। ये बंकर था ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के घर के नीचे। इजराइल का दावा है कि यहीं से ईरान के बड़े सैन्य अधिकारी युद्ध की रणनीति बना रहे थे। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि इजराइल ने सीधे ईरान की लीडरशिप पर हमला किया है। ईरान का जवाब क्लस्टर बम से दिया जा रहा है। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा। ईरान ने इजराइल पर एक बेहद खतरनाक हथियार से इस्तेमाल किया है। इसका नाम है क्लस्टर बम। यह सामान्य बम नहीं होता। यह मिसाइल हवा में पहुंचती है तो अचानक खुल जाती है और इसके अंदर से 200 से 250 छोटे छोटे बम चारों तरफ फैल जाते हैं। यानी एक मिसाइल पूरे शहर को तबाह कर सकती है। यही कारण है कि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने क्लस्टर बम पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों ने इस प्रतिबंध को कभी स्वीकार नहीं किया। इसलिए अब अमेरिका ने भी अपना हथियार मैदान में उतार दिया है, जिसे कहा जाता है ग्रेविटी बम। यह मिसाइल नहीं है। यह बम फाइटर जेट से गिराया जाता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण सीधे जमीन पर गिरता है। लेकिन इसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि एक ही विस्फोट में पूरे इलाके को हिला सकता है। अमेरिका के पास मार्क 80 सीरीज की ग्रेविटी बम है, उपस्थित है, उसके पास मौजूद है। इसका वजन 200 किलो से लेकर के 900 किलो तक होता है और विस्फोटक इतना शक्तिशाली होता है कि आसपास की इमारतें मिनटों में धंस सकती हैं, जमी दोज हो सकती है। अब युद्ध में एआई की भी एंट्री हो चुकी है। लेकिन इस युद्ध की सबसे बड़ी बात हथियार नहीं है। सबसे बड़ी बात है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के युद्ध में ड्रोन, सैटेलाइट, रडार, फाइटर जेट सब मिलकर एक जगह डाटा भेजते हैं और यह डाटा जाता है एआई वॉर सिस्टम में। यह एआई कुछ सेकंड में तय कर देता है कि किस लक्ष्य पर हमला करना है, कहां दुश्मन की मिसाइल है, कहां टैंक है, कहां सेना छुपी हुई है। यानी अब युद्ध सिर्फ सैनिक नहीं लड़ रहे। अब युद्ध डेटा और एआई लड़ रहे हैं। ड्रोन युद्ध। ईरान के पास एक ड्रोन है, शाहिद ड्रोन। यह ड्रोन इस युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार साबित हो रहा है। ईरान एक साथ 10 नहीं, 50 नहीं, बल्कि सैकड़ों ड्रोन एक साथ भेज देता है। इसे कहा जाता है ड्रोन स्वार्म अटैक। इतने सारे ड्रोन को रोकना किसी भी एयर डिफेंस के लिए बेहद मुश्किल होता है। इजराइल का गुप्त हथियार यही है, जिसका नाम है आयरन बम। यह लेजर हथियार है
लेजर की किरण से ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही जला दिया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक लेजर हमले की कीमत सिर्फ और सिर्फ मात्र 400 रुपए है। यानी करोड़ों की मिसाइल को सिर्फ 400 रुपए में ईरान खत्म कर दे रहा है। युद्ध और धर्म, इस युद्ध का एक और खतरनाक पहलू सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ईसाइयों पादरियों के साथ प्रार्थना करते हुए दिखाई दिए। कई लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, यह एक संदेश है, क्योंकि ईरान खुद को इस्लाम का रक्षक बताता है और अब अमेरिका खुद को ईसाई दुनिया का रक्षक दिखाने की कोशिश कर रहा है। यानी यह युद्ध धीरे धीरे भू राजनीति से धर्म की तरफ बढ़ रहा है। भारत पर इसका क्या असर होगा, अब सवाल यही है। इस युद्ध का भारत से क्या संबंध है? संबंध बहुत बड़ा है, क्योंकि दुनिया का तेल बाजार इस युद्ध से हिल चुका है। कच्चे तेल की कीमत एक हफ्ते में 32% बढ़ चुकी है। अगर तेल महंगा होगा तो पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, एलपीजी महंगी होगी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आई है कि भारत और रूस का जो तेल का व्यापार है एक दूसरे से, आज तक भारत ने कभी रूस से तेल लेना बंद ही नहीं किया है, अभी भी। तो इसलिए लगातार रूस से तेल लिया जा रहा है। लेकिन अमेरिका ने भारत से कहा है कि अगले 30 दिनों तक रूस से तेल आप खरीद सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत ने कभी रूस से तेल खरीदना बंद ही नहीं किया है। मैं पुनः बताना चाहूंगा, आंकड़े देखिए। दिसंबर में भारत ने रूस से रोज 12 लाख बैरल तेल खरीदा है, जनवरी में 11 लाख बैरल, फरवरी में 10 लाख बैरल, रोज प्रतिदिन की बात है। यानी भारत अपनी विदेश नीति किसी के दबाव में नहीं चलाता। भारत वही करता है जो उसके 146 करोड़ देशवासियों के हित में होता है। इसलिए हमारा भारत केवल अपने देश हित के विषय में सोचता है। देश कहाँ हमारा जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, कैसे हमारा देश काम करेगा, हमारे देश का भला कैसे होगा, सिर्फ इस विषय में सोचा जाता है। लेकिन दुनिया इस समय एक ऐसे युद्ध को देख रही है जो सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका का युद्ध नहीं है। यह युद्ध धीरे धीरे एक वैश्विक शक्ति संतुलन का युद्ध बनता जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे संघर्ष में भारत के 4 बड़े दुश्मन खुद ब खुद तबाह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला पाकिस्तान, दूसरा तुर्की, तीसरा अजरबैजान और चौथा है चीन। और कमाल की बात सबसे बड़ी ये है कि भारत ने एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन दुश्मन भारत के अपने आप कमजोर हो रहे हैं। भारत की कूटनीति ऐसी है। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। पाकिस्तान कैसे तीनों तरफ से घिर गया है, तुर्की और अजरबैजान कैसे युद्ध में फंस गए, चीन की सैन्य साख कैसे टूट रही है, और इस पूरे युद्ध में भारत क्यों बना हुआ है दुनिया का सेंटर पॉइंट। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा आप सभी, और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। अगर इस युद्ध में सबसे ज्यादा किसी की हालत खराब हुई है तो वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान आज 3 मोर्चों पर फंसा हुआ है। पहला संकट उसका आर्थिक है। पाकिस्तान पहले ही कर्ज में डूबा हुआ देश है। विदेशी मुद्रा भंडार उसका खत्म है। तेल खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं है। पेट्रोल पंप बिल्कुल खाली है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई शहरों में फ्यूल राशनिंग की नौबत आ चुकी है। सरकार ने तो यहाँ तक सोच लिया कि ऑफिस वर्क फ्रॉम होम करें आप लोग, स्कूल ऑनलाइन चलें ताकि ईंधन की बचत हो सके। दूसरा संकट है पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान। अब बात करते हैं दूसरी मार की। यह मार आ रही है अफगानिस्तान से। तालिबान पहले ही चेतावनी दे चुका था कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो हम इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगे। और अब क्या हो रहा है? सीमा पर हमले, पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा, सैनिकों की मौत। बताया जा रहा है कि कई सैन्य पोस्ट पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। यानी अब पाकिस्तान में, पश्चिम में उसके अफगानिस्तान और पूर्व में भारत, दोनों तरफ से दबाव में है। अब पाकिस्तान के ऊपर तीसरा संकट क्या है?
आंतरिक बगावत। आंतरिक बगावत मतलब अब तीसरी समस्या और भी इसकी खतरनाक है। पाकिस्तान के अंदर ही जनता और सरकार अलग अलग पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। जनता ईरान के समर्थन में, सरकार अमेरिका के साथ है। यानी पाकिस्तान के अंदर आंतरिक तनाव बढ़ रहा है। अब आते हैं भारत के दूसरे नंबर के दुश्मन, अजरबैजान। यह देश है अजरबैजान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजरबैजान खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। आप सभी देशवासियों को याद होगा, भारत के खिलाफ बयानबाजी भी हुई, लेकिन अब क्या हुआ, ईरान ने उसी अजरबैजान पर हमला कर दिया। सैन्य ठिकानों पर निशाने, एयरपोर्ट पर हमला, सुरक्षा ठिकानों को नुकसान। यानी पाकिस्तान का एक बड़ा सहयोगी अब खुद संकट में फंस गया। अब तीसरा दुश्मन तुर्की, भारत का। अब बात करते हैं तुर्की की। तुर्की पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है और भारत के खिलाफ बयान देता रहा है, लेकिन इस युद्ध में तुर्की भी नहीं बच पाया। ईरान ने तुर्की के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि तुर्की नाटो का सदस्य जरूर है और उसके पास मजबूत एयर डिफेंस भी है, लेकिन यह साफ हो गया कि यह युद्ध सीमित नहीं रहेगा। चौथा दुश्मन कौन है? चीन। अब आते हैं भारत के सबसे बड़े रणनीतिक प्रतिद्वंदी पर, चीन के ऊपर। इस पूरे युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी की विश्वसनीयता को हुआ है तो वह चीन है। क्यों? क्योंकि जहां जहां युद्ध हो रहा है वहां वहां चीन के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं और क्या हो रहा है, वे फेल हो रहे हैं। उदाहरण, पाकिस्तान का एयर डिफेंस भारतीय मिसाइलों के सामने कमजोर पड़ गया था, आप सभी को याद होगा। ईरान का डिफेंस सिस्टम अमेरिका और इजराइल ने ध्वस्त कर दिया। दूसरे देशों में भी चीनी हथियारों की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। अब पूरी दुनिया पूछ रही है कि क्या चीन के हथियार भरोसेमंद हैं? अब भारत की रणनीति क्या है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है साथियों, इस पूरे युद्ध में हमारा भारत कहां खड़ा है? दोस्तों, भारत ने एक अद्भुत रणनीति बनाई है। भारत ने न तो युद्ध किया, न युद्ध में कूद रहा है, न ही किसी एक पक्ष के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत दोनों पक्षों से बात करता रहा है। भारत के विदेश मंत्री लगातार बातचीत कर रहे हैं, ईरान से भी, इजराइल से भी। यानी भारत बना हुआ है संवाद का सबसे बड़ा मंच। दुनिया की नजर भारत पर है। अब दुनिया देख रही है कि अगर कोई देश है जो इस संकट में संतुलन बना सकता है तो वह भारत है। यही कारण है कि वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका बढ़ रही है। भारत एक कम जिम्मेदार शक्ति के रूप में उभर रहा है। दोस्तों, इस पूरे युद्ध में एक अद्भुत स्थिति बनती दिखाई दे रही है। भारत के 4 बड़े विरोधी, पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान, चीन, किसी न किसी तरह से संकट में है और भारत बिना युद्ध में कूदे रणनीतिक संतुलन बनाए हुए है। यही है नई भारतीय विदेश नीति की ताकत। साथियों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट में लिखिए भारत माता की जय और चैनल द मानस वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा, फिर मिलेंगे एक नई और दमदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।